तो चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा, तो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमडीसी पेपर ह्यूमन राइट्स। ओके, एमडीसी पेपर ह्यूमन राइट्स जो भी लोग रखे हैं, जो भी क्या 90% लोग रखे हैं यार। और आप में से जो भी लोग एमडीसी ह्यूमन राइट्स रखे हैं, इसका मैं सबसे ज़्यादा कंटेंट देता हूँ, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इसमें आपको मैं 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा विथ आंसर। ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर विथ आंसर, आंसर के साथ, और एक नोट्स दूंगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। टोटल 5 वीडियो आएगा इसका। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है एमडीसी ह्यूमन राइट्स का। शुरू करते हैं। ये पहला वीडियो है, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, और ये दोनों यूनिवर्सिटी में काम देगा, रांची यूनिवर्सिटी में भी और एनपीयू में भी। ओके, एनपीयू में पिछले बार ऑब्जेक्टिव आ गया था, ये पेपर है। ठीक है, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी में ये पेपर सब्जेक्टिव ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बट आज क्लास शुरू करने से पहले मैं ऐप के बारे में बताऊंगा, ज्ञान सागर ऐप के बारे में। देखिए, मैं ऐप के बारे में बताता हूँ, किसी किसी वीडियो में नहीं बताता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कैसे करना है। चलिए बताते हैं कैसे करना है, देख लीजिए। यह ऐप ज्ञान सागर, इस ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सॉरी, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही ऐप के बारे में प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए। तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्ले स्टोर में भी अगर आप सर्च करते हैं ज्ञान सागर तो ये ऐप मिल जाएगा आपको। ठीक, 10,000 प्लस डाउनलोडर है इसके, मतलब इंस्टॉलर। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से आएगा, जोहार पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो। ठीक है, और बिरसा मुंडा का फोटो। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं झारखंडी हूँ पूर्णतः। ठीक है खतियानी झारखंडी लगे रे भाई। उसके बाद ये ऐप आपका यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आके रुक जाएगा, आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट। ऊपर और लॉगिन पे नहीं करना है क्लिक, यहाँ पे कीजिएगा क्रिएट एन अकाउंट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना क्रिएट एन अकाउंट पे, तो आपका यहाँ पे फुल नेम और फ़ोन नंबर पूछेगा। आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है, यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। ठीक है, फुल नेम और फ़ोन नंबर। अब क्या कीजिएगा, फुल नेम फ़ोन नंबर डालने के बाद इस पर फिर से क्लिक कीजिएगा क्रिएट एन अकाउंट पे। तो आपका ऐप ओटीपी आएगा और ओटीपी डालिएगा, खुल जाएगा ऐप। ठीक है, अब आपको इस तरह से स्लाइड पार होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस पे ऑल कोर्स। किस पे? ऑल कोर्स में। हाँ, ये ऑल कोर्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारा कोर्स मिलेगा। झारखंड जॉब कोर्स, ये बीएड वालों के लिए, आपके लिए नहीं है। जो लोग बीएड करता है उनके लिए है, बीएड वालों के लिए। ये आपका एसकेएमई दुमका कोर्स है। ये थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे आपको रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसी पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। 60 रुपया का ये कोर्स है, बाय नाउ। वैसे तो दाम 6,000 रखे थे, लेकिन 60 रुपया कर दिए हैं। 60 रुपया, 1%, 99% फ्री। और ये 60 रुपया जो आपसे लिया जाएगा, ये 4 साल का फीस है। 4 साल का ट्यूशन फीस है 60 रुपया दोस्त, समझ रहे हैं रे भाई? 4 साल का ट्यूशन फीस लेती हो 60 रुपया, तो ज़्यादा तो ना हो। ठीक, तो पेमेंट कीजिएगा। दिस कोर्स इज़ वैलिड फॉर 4 ईयर। बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे का ऑप्शन दिखाएगा, और एक दिखाएगा क्यूआर का। क्यूआर उनके लिए है जो लोग फ़ोनपे का यूज़ नहीं करते हैं। मान लीजिए आप फ़ोनपे का यूज़ नहीं करते हैं, या यूपीआई का। ठीक है, तो क्यूआर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड मिल जाएगा। अब जो लोग फ़ोनपे यूज़ करता है उसको आप स्कैन करने बोलिएगा। जैसे ही स्कैन करेंगे ना, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, स्कैन करेंगे तो 60 रुपया पेमेंट कटेगा। पेमेंट कटेगा, किसी की फ़ोन से भी कीजिए तो आपका ऐप फ्री हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद स्टार्ट लर्निंग लिखा आएगा। अब आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते जाइए, फिर आपका सेमेस्टर 5, 2, 1, 4, 3, 6 जिस पे देखना है देखिए। अभी आपका सेमेस्टर 3 का एग्जाम चल रहा है तो सेमेस्टर 3 पे क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ऑल सब कोर्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मेजर पेपर सारा आ जाएगा, माइनर पेपर आ जाएगा, एमडीसी पेपर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए आपको जो भी पेपर देखना है, एमडीसी पेपर देखना है, व्यू पे क्लिक करेंगे, सारा एमडीसी का पेपर खुल जाएगा। पीडीएफ व्यू पे क्लिक करेंगे ना तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। पीडीएफ ओपन होने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस तीर के निशान पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तीर के निशान पे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एमडीसी पेपर ह्यूमन राइट्स, ये पेपर पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, कब का, तो 22-26 सेशन का ये पूछा है। 22-26 सेशन एनपीयू पलामू का है। ठीक, पलामू का है जी, नहीं, हाँ पलामू का ही है। देखिए, तो ये पेपर सब्जेक्टिव ही आता है जनरली।
अभी मैं सभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव आएगा। ह्यूमन राइट्स 3F, MDC 3F। सबसे पहले ग्रुप ए के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन हैं, ठीक। जैसे कि मानव अधिकार संरक्षण दिवस अधिनियम कब लागू हुआ, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है आपका UDHR यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का घोषणा कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने का अधिकार की गारंटी देता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन हैं। आप बोलिएगा भैया देखने का तो मौका दीजिए, पार्क कर रहे हैं आप। अरे भाई सब दिखाऊंगा, अभी पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखिए। पहले 10 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, ठीक। ये एच 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 तक देख लिए 10 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे 10 क्वेश्चन है ना जी, GH पेज नंबर 5, पेज नंबर 8, पेज नंबर, एगो पेज नंबर गायब कर दिए क्या अच्छे हम, 1 मिनट, पेज नंबर शायद गड़बड़ाया। पेज नंबर 3, ठीक, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर ये 6 होना चाहिए था। अच्छा एक पेज जो है ना इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, अभी मैं सब दिखाऊंगा। तो उसके बाद 10 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाला एगो आएगा, 15 नंबर हो गया ग्रुप पे। 10 क्वेश्चन 1 नंबर या 10 गो, 5 नंबर या एगो, ये हो गया आपका 15 मार्क्स, ठीक है। ग्रुप बी आता है आपका 60 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ठीक है। 15 मार्क्स के 4 प्रश्नों के उत्तर कीजिएगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं विस्तार से लिखा हूँ। सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक, कब लागू हुआ। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, ठीक है। तो ये होता है 28 सितंबर 1993 को, ठीक है, 28 सितंबर 1993 को। ये बस एक वर्ड में आंसर हो गया। ये सब आपको लिख के याद करना होगा दोस्तों, ये सब वैसे ही याद नहीं होगा, ठीक है। अब विस्तार से लिखिएगा कि देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम मानव अधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन की जांच के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया। यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ। इसी अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, राष्ट्रीय मतलब भारत का, तथा राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा एक वर्ड में। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 28 सितंबर 1993 ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सब आंसर हम मिला के ही दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, UDHR कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के लिए अधिकार की गारंटी देता है। अब बोलिएगा ये तो क्वेश्चन है हमको समझ में नहीं आया। देखिए UDHR का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सार्वभौमिक मानवाधिकार, ठीक है। सार्वभौमिक मानवाधिकार का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न अगर कोई आप पे करता है, ठीक है, तो आप शरण लेंगे, उत्पीड़न से शरण लेने का अधिकार की गारंटी देता है। मान लीजिए कोई आप पे शोषण करता है तो अधिकार की गारंटी देता है आर्टिकल 14, ठीक है। किसका आर्टिकल 14, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये एक विश्व स्तर पे ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया, विश्व स्तर का मानवाधिकार संगठन। तो उन्होंने एक अनुच्छेद बनाया, बहुत सारा कानून है उनका। तो अनुच्छेद 14 में उत्पीड़न से संबंधित कानून के बारे में बताया गया है, ठीक है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न की स्थिति में दूसरे देश में शरण लेने और शरण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार राजनीतिक एवं धार्मिक उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ओके। तो अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का उत्पीड़न करता है तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1946 में होती है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूनाइटेड नेशन ने 1946 में मानव अधिकार के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से मानव अधिकार आयोग की स्थापना की। बाद में 2006 में इसकी जगह संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का गठन किया गया। 1946 वाले को बंद करके 2006 में नया नाम दिया गया, इसको क्या, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, UN ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। ये 2006 में बना। अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद कब बना, तो 2006। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा,
एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, किसके अभियान चलाता है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे के पूरे विश्व में मानव अधिकार के बारे में ये क्या करते हैं, अपना अभियान चलाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, यानी कि एनजीओ है। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई। इसका उद्देश्य विश्व भर में मानव अधिकारों की रक्षा करना है, पूरे विश्व में मानव अधिकार की रक्षा करना है, अन्याय, यातना, भेदभाव तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध आवाज उठाना है। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये एक वर्ड में आंसर यहाँ पे कीजिएगा, पूरे विश्व में मानव अधिकार के लिए, इसी तरह से। बाकी मैं डिटेल में आपको जानने के लिए दे रहा हूँ। व्यक्तियों एवं संगठन के अधिकारों और कर्तव्यों को कौन सा कानून परिभाषित करता है? व्यक्तियों, ठीक है, किसी भी पर्सनल व्यक्ति या संगठन, कोई भी संगठन है, उसका कुछ अधिकार होता है और कर्तव्य होता है, ठीक है। तो कौन सा कानून परिभाषित करता है इसको? तो सिविल लॉ इसको बोलते हैं। हम लोग रोड में चलते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो बीच में कोई गाड़ी खड़ा कर देता है, तो आजकल बोलते हैं कि भाई सिविक सेंस नाम का चीज़ नहीं है। सिविक सेंस मतलब नागरिक सोच। उसी तरह से सिविक लॉ होता है, सिविक्स लॉ, यानी कि प्रत्येक नागरिक के कुछ अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं, ठीक है। तो उसी को सिविल लॉ कहते हैं। हम लोग आम भाषा में इसको भारत में क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य, ठीक है, इसी को सिविल लॉ कहा जाता है, सिविल लॉ। नेक्स्ट, तो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि नागरिक कानून व्यक्तियों एवं संस्थाओं के अधिकार, कर्तव्य तथा आपसी विवाद का समाधान करता है। संपत्ति, अनुबंध, विवाह, उत्तराधिकार आदि विषय कानून के अंतर्गत आते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी को अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है 2 साल काम पे, और उसके बाद बोलने लगा कि नहीं हमको परमानेंट करो, तो फिर आप नहीं ना कीजिएगा। तो इसी को बोलते हैं सिविक्स लॉ, ठीक है, नागरिक कानून। नागरिक कानून बहुत प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में होता है। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि कानून बना था 12 सितंबर 1993 को, तो 12 सितंबर 1993 को ये कानून बनता है। ओके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण 1993 के अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा करना है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष अपनाई गई? तो 1948 में 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को स्वीकार किया गया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। कब? 10 दिसंबर। सभी वर्गों को मताधिकार देने वाला पहला देश कौन है? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सबको वोट देने का अधिकार है, महिला, पुरुष, एसटी, एससी, ओबीसी जितना है सब, ठीक है। पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश माना जाता है जिसने 1893 में, मतलब आज से लगभग 200 साल पहले, 1993, 200 नहीं है, 150 साल पहले, ठीक है, 150 साल पहले महिलाओं सहित वयस्क नागरिक को मताधिकार प्रदान किया। यह लोकतांत्रिक अधिकार है, इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है इसको, न्यूजीलैंड, ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्टार्ट की गई थी। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, 1 मार्क्स वाले। क्वेश्चन है मानवाधिकार क्या है? तो मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण वे सब प्राप्त हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, सुरक्षा की रक्षा करना है। मानव अधिकार लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है तथा मानव व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? तो मानव अधिकार का महत्व है मानव की गरिमा की रक्षा करना, ठीक। इसमें प्रत्येक मानव अपने अधिकार, व्यक्ति के सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा करता है, ठीक है। आप किसी को लज्जित नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको वो मान हानि का केस ठोक देगा। क्या बोलेगा? मान हानि, हाँ मान हानि। अगर आप किसी को अपमान करते हैं तो उसको मान हानि का केस लगा सकता है आप में। समानता की स्थापना, ठीक है। और एक बात बताऊं,
गुप्त बात देखिए, ये चीज़ याद कर लीजिएगा, गांठ बांध लीजिए, ठीक है, कि किसी को अगर कोई घर का अपना है, ठीक है, और कुछ गलती कर दिया है तो उसको न डायरेक्टली आप ये मत बोलिए सबके सामने, कभी भी उसको जलील मत कीजिए, उसको अकेले में ले जाइए और उसको सुनाइए अच्छा से, ठीक है, लेकिन सबके सामने जलील मत करना। ख़ास तौर पे किसी लड़की को सबके सामने अगर कभी भी सबके सामने अगर उसको बेइज्जत कर दिया ना, तो सच बता रहे हैं फिर बहुत झेलना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी लड़की को सबके सामने बेइज्जत मत कीजिए, ख़ास तौर पे लड़की को, हालांकि किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो ये मानवाधिकार है। समानता स्थापित करना, ये सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के रहने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, शोषण से सुरक्षा करता है, ताकि कोई व्यक्ति समाज में आपका कोई शोषण ना कर सके। सामाजिक न्याय, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, ये सब इसके अधिकार हैं। ओके। शिक्षा और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, ये अधिकार व्यक्ति के समग्र विकास में सहायता करते हैं। राष्ट्रीय एकता बढ़ती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति भी बढ़ती है इससे, ठीक है, और न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। भारत में मानव अधिकारों की सुरक्षा, तो देखिए मानव अधिकारों की सुरक्षा, संविधान के मौलिक अधिकार, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानव अधिकार आयोग बना, फिर राज्य मानव अधिकार बना, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। फिर निष्कर्ष दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि यह उत्तर 5 अंक के प्रश्न के लिए काफ़ी बड़ा है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। यदि विस्तार से लिखते हैं तो 8 से 10 अंक की गुणवत्ता बनेगा, परंतु आपका मैक्सिमम मार्क्स 5 ही है, तो यहाँ पे कोई और मैटर नहीं करता है। आप हो सके तो 15 मार्क्स के लिए भी इतना ही लिखिए, अगर आपके लिखने की स्पीड दे रहे हैं तो, ठीक है। मानवाधिकार का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें। लगभग सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी आपको विस्तार से बताया गया मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के बारे में, फिर विशेषताओं के बारे में बताया गया है, ठीक, वही सब, और लास्ट में निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकारों के वर्गीकरण का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, ठीक है। हमारे जो मानव अधिकार है इसके क्लासीफाई किया गया है, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला आ जाता है, देखिए जब मनुष्य जीता है, समाज में रहता है, तो उसको अलग अलग चीज़ों से सामना करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, विकास के लिए आवश्यक अधिकार उनको मिलने चाहिए। इनमें विभिन्न अधिकार हैं जो मानवाधिकार के भागों में बांटा गया है। पहला है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, ठीक है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए जीवन का अधिकार, ठीक, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, ये सब क्या है, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार है। आर्थिक अधिकार की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक राइट। तो ये अधिकार व्यक्ति के आर्थिक विकास और आजीविका से संबंधित है, ठीक है। उदाहरण के लिए रोजगार का अधिकार, उचित मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, संपत्ति रखने का अधिकार, ये सब आपके आर्थिक अधिकार हैं, ठीक है। आप कोई भी ऐसा नहीं कि आप नीच जाति के हैं या काला दिखते हैं तो आप फॉर्चूनर नहीं खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं जी, अगर आपके पास औकात है, पैसा है तो खरीदिए, कौन मना करता है, ठीक है। सामाजिक अधिकार, ये अधिकार व्यक्ति के सामाजिक कल्याण से जुड़े हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो पीएचडी करे, ऐसा नहीं कि आप नीच जाति के हैं तो आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऊंचे पोस्ट पे नहीं जा सकते हैं, पहले ये सब था, अब नहीं है, ठीक है। स्वास्थ्य अधिकार, या आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवा सकते हैं। भोजन का अधिकार है, आवास तथा स्वच्छ जल का अधिकार, ये सब क्या है, सामाजिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार, हमारे कल्चरल राइट्स भी हैं, आप अपने जो भी फेस्टिवल्स हैं उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, परंपराओं को मान सकते हैं। सामूहिक या एकजुटता का अधिकार, ठीक है, और लास्ट में निष्कर्ष बताइएगा। 5वां क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की क्या भूमिका है। मान लीजिए आपके जितने भी अधिकार हैं उसमें से कोई इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो अगर कोई इंटरफेयर करता है तो मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति शोषण कर रहा है आपका, ठीक है, चाहे आपको सोसाइटी में ये नहीं बोल रहा है कि नहीं तुम ये जाति का है तो हमको तुमको ये दुकान खोलने नहीं देंगे,
तो इसके खिलाफ आप जो है कोर्ट में आवाज़ उठा सकते हैं। कोर्ट को ही न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है। सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायिका और विधायिका। सरकार के कितने अंग हैं? सरकार को 3 भागों में बांटा जाता है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशरी और लेजिस्लेटिव जिसे विधायिका कहते हैं, ठीक है। तो भारत में मानवाधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, विश्लेषण करना है। देखिए, न्यायपालिका की भूमिका, पहला है कि मौलिक अधिकार की रक्षा, रीट जारी करना, ठीक, जनहित याचिका, संविधान की व्याख्या और सरकार पर नियंत्रण, महिला, बच्चों एवं कमजोर वर्गों की सुरक्षा, मानवाधिकार आयोग के साथ समन्वय। ओके, नेक्स्ट, मानवाधिकारों के संरक्षण में मीडिया की भूमिका की विवेचना करें। मानवाधिकार की अगर आप संरक्षण करता है आपको कैसे, मीडिया के द्वारा, तो मीडिया का यहाँ पे महत्व बताना है। मानवाधिकार के संरक्षण में मीडिया आपको क्या रोल अदा करती है, तो लोगों को जागरूक करने का काम करती है, लोगों को लड़ाने का भी काम करती है, हिंदू मुस्लिम करके ना, धर्म के नाम पे मीडिया बहुत लड़ाती है जी। मानवाधिकार का उल्लंघन करने का उजागर करती है, पर्दाफाश करती है, सरकार को उत्तरदायी बनाती है, जनमत का निर्माण करती है, पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहायता करती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अभियान चलाती है। मीडिया की चुनौती, फर्जी समाचार देता है मीडिया लोग, ठीक, पक्षपात रिपोर्टिंग करता है, कोई बीजेपी का सपोर्टर है तो कोई कांग्रेस का सपोर्टर है तो कोई किसी पर्सनल पार्टी का सपोर्टर है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैला सकते हैं मीडिया लोग, ठीक है। कौन अफवाह फैला दिया कि सब नोट बंद होगा अब, अरे बाप रे, मेरी मम्मी बोलती है कि अरे नोट सब बदल दो रे, सब चेंज हो रहा है। उनके पास यार क्या क्या हम लोग अपने अपने, ठीक है, तो ये सब अफवाह भी फैलता है। नेक्स्ट, अच्छा अभी आभा कार्ड बन रहा है, सब कोई बना लीजिएगा जी, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना और कार्यों के बारे में लिखें। या तो आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में पूछेगा या फिर राज्य मानवाधिकार, ठीक है, दो में से एक पूछेगा। या तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताइए या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बताइए। ओके, तो यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 को किया गया, ठीक है। इसके अध्यक्ष भारत के पूर्व या मुख्य न्यायाधीश जो रह चुके होते हैं उनको ही बनाया जाता है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश, मतलब जो जज रिटायर्ड होते हैं उन्हीं को इनका हेड बनाया जाता है। अन्य सदस्य जो होते हैं वो भी आपके जज लोग होते हैं। पदेन एक सदस्य होते हैं। विभिन्न राष्ट्रीय आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी एससी, अल्पसंख्यक आयोग, ये सब से जुड़े हुए हैं ये। और आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। राष्ट्र मानवाधिकार आयोग नेशनल लेवल का, फिर स्टेट लेवल का होता है प्रत्येक राज्य में। झारखंड में भी झारखंड राज्य महिला आयोग है, ठीक है। शिकायतों की जांच करते हैं ये, इनका काम क्या है? शिकायतों की जांच करना, सरकार को सुझाव देना महिला और बच्चों के बारे में और आम नागरिक के बारे में। जेल एवं सुधार गृह का निरीक्षण करना, जेल में सही से खाना मिल रहा है या नहीं कैदी को, ये सब भी देखते हैं ये। मानवाधिकार को जागरूकता फैलाते हैं और अनुसंधान एवं अध्ययन करती हैं, ठीक है। न्यायालय में हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का अध्ययन और NHRC का महत्व बताया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, आतंकवाद, फिर महिला एवं बच्चों की प्रताड़ना, ठीक है, हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। बाल श्रम, ठीक है, चाइल्ड लेबर। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि जब कोई बच्चा 14 साल से कम उम्र का है और अगर कहीं पे भारी काम करता है, हल्का फुल्का नहीं, भारी काम कर रहा है, मान लीजिए सीमेंट धो रहा है, चाहे कहीं पे काम कर रहा है लेबर का, या फिर कहीं पे ऐसा काम कर रहा है फैक्ट्री वगैरह में, तो उसको चाइल्ड लेबर कहते हैं। या किसी होटल में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड लेबर। तो बाल श्रम का अर्थ है कि कम आयु के बच्चों का ऐसा कार्य करना जिनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। यह मानवाधिकार का उल्लंघन है और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए ITI का नाम सुने ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI आप में से बहुत से लोग किए भी होंगे और कर रहे होंगे। तो ITI में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लिखाया जाता है नाम, क्योंकि ITI का काम फैक्ट्री का होता है, लोहा लकड़ का होता है, ठीक है, भारी काम होता है। तो ITI में भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, उसको बाल श्रम कहा जाता है, ठीक है। अगर बाल श्रम करते पकड़ा जाते हैं तो
तो आपको 6 महीना की जेल और दंड भी लगता है कितना, ठीक है, 10,000 में कितना। गरीबी एवं बेरोजगारी बाल श्रम का प्रमुख कारण है। क्यों करता है बाल श्रम आदमी? गरीबी के कारण। अशिक्षा एवं जागरूकता में कमी। बाप अगर क्या बोलते हैं गरीब है तो हो सकता है। सस्ती मजदूरी की मांग और सामाजिक असमानता। देखिए मैं जब 11 क्लास में पढ़ रहा था ना, 11 और 12th में, तो मैं भी मजदूरी करने जाता था। मतलब राजमिस्त्री है मेरे मामा जी, तो मैं उनके साथ लेबर का काम करने जाता था, ठीक है, सही बता रहा हूँ, मैं लेबर का काम करने जाता था। ढलाई वगैरह होता था किसी के घर में, चाहे बाथरूम बनता था, सरकारी बाथरूम बन रहा था ना उस टाइम पे, तो मैं भी काम करने जाता था। उससे अर्निंग हो जाता था, 300 रुपया हो जाता था, तो मेरा कॉलेज का गाड़ी खर्चा निकल जाता था, ठीक है। अपना होटल का कभी कभी नाश्ता करते थे उससे तो कैटरिंग में जाते थे खाना वाना रात को काम करने, तो कभी कभी आइसक्रीम बेचने जाते थे, ठीक है, मेला वगैरह होता था तो पार्ट टाइम काम इस तरह से मैं भी किया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वही अमीर बाप का बेटा हूँ, नहीं नहीं, मेरा घर एकदम नॉर्मल है। मेरे पिताजी एको क्लास नहीं पढ़े हैं, ना मेरी मम्मी एको क्लास पढ़ी है, ठीक है। मैं हालांकि पूरा पढ़ा हूँ, एमए अभी कंप्लीटेड हूँ और फ्यूचर में पीएचडी भी करूँगा। चलिए, तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, बाल श्रम करने पे मजबूर होते हैं, ठीक है। लेकिन बाल श्रम नहीं, मैं बाल श्रमिक नहीं हूँ। मैं तो 16 साल में काम करता था, 15 साल 16 साल था मेरा एज, 15 साल नहीं था यार, 16 साल था, ठीक है। चलिए, तो ऐसा काम अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो वो ये आपका बाल श्रम नहीं कहलाएगा। बाल श्रम क्या कहलाएगा? जो रेगुलर करता है, ठीक है, रेगुलर करता है, 14 साल से कम उम्र है और 18 साल से कम उम्र है, और अगर वो किसी भी संगठन में अस्थायी रूप से काम नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए, फिर ट्यूशन पढ़ाने लगा, ये सब करने के बाद 12th पास होने के बाद ट्यूशन पढ़ाने लगा। उसके बाद लैब ज्वाइन किया, फिर आप लोग का लैब में 2,000 रुपया महीना मिलता था। उसके बाद यूट्यूब में पढ़ाने लगे। यूट्यूब में जब अच्छा खासा धीरे धीरे पैसा आने लगा, 6-7 हज़ार रुपया, तो छोड़ दिए और इसी में अपना पढ़ाई और पढ़ने लगे, ठीक है। चलिए, बाल श्रम के दुष्परिणाम बताइए। अगर कोई बच्चा बाल श्रम करता है तो उसका दुष्परिणाम क्या है? कि उसकी शिक्षा बाधित हो सकती है, शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है, बाल शोषण और अपराध की संभावना होती है। कोई लड़की काम करती है कहीं पे तो देखिए उसका हो सकता है मे भी रेप वगैरह कर देता है, ठीक है, या फिर पैसे का लालच देके उसको जो है शारीरिक संबंध बना लेता है, ठीक है। तो ये सब होने का खतरा रहता है। देश के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उससे क्या होगा कि बच्चा कम उम्र से ही काम करने रहेगा तो फिर वो गलत चीज़ों का भी एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। बाल श्रम रोकने के उपाय क्या है? सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसलिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में कक्षा 8 तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है खाने के साथ। बाल श्रम कानून का कठोर पालन करना, गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देना, जन जागरूकता अभियान चलाना, ठीक है। और कई बार प्रभात फेरी निकाल जाता है गवर्नमेंट स्कूल के द्वारा। सूखी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल चुनेंगे, गोबर गड्ढा मतलब फिर भी स्कूल जाएंगे, गोबर गड्ढा चुनेंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से बच्चों को आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, हम लोग इस तरह से प्रभात फेरी निकालते थे और गांव गांव घूमते थे गवर्नमेंट स्कूल में ना। अब आ जाता है आतंकवाद, टेररिज्म, ठीक है। आतंकवाद, देखिए झारखंड को नक्सलाइट स्टेट कहा जाता है, आपको मालूम है। तो आतंकवाद वह गतिविधि होता है जिसमें व्यक्ति हिंसा, भय या धमकी के द्वारा गवर्नमेंट सरकारी लोगों को डराता है, राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करता है। आतंकवाद मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए गंभीर चुनौती है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन देखिए आतंकवादी जो होता है नक्सलाइट, वो क्या होते हैं? अपने अधिकार की मांग करते हैं। जब गवर्नमेंट उनको सीधी तरह से मांग नहीं देती है तब वो आक्रोश करते हैं, ठीक है। और आई थिंक दिस इज़ नॉट रॉन्ग यार, ठीक है, मतलब बट ये गलत तरीका है। लेकिन उनका मांग को पूरा कर देंगे तो फिर वो आतंकवादी क्यों बनेंगे? आतंकवाद मैक्सिमम लोग सरकार के गलत नीतियों के कारण ही बनते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप ब्लॉक ऑफिस गए, वहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा, सब घूस मांग रहा है, तब फिर उन लोग जाएगा एक गाड़ी लाल सलाम लोग और धमकी देगा, तब फिर बाप बाप बोलने लगेगा उन लोग, ठीक है। तो आदमी को मजबूर किया जाता है तब वो आदमी आतंकवाद बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है, ठीक है। चलिए, आतंकवाद के दुष्परिणाम, तो निर्दोष लोगों की मृत्यु नहीं होती है, जो कि झूठ यहाँ पे लिखा गया। मतलब देखिए अब गलत तो नहीं ना लिख सकते हैं। मानव अधिकारों का उल्लंघन, आर्थिक एवं सामाजिक नुकसान, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा। देखिए आतंकवाद अगर देखिएगा तो बिरसा मुंडा भी तो बोल दीजिएगा कि वो भी आतंकवादी थे, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट किसका था? अंग्रेज। और गवर्नमेंट
गलत काम कर रही थी उसके खिलाफ आवाज़ें उठाई बिरसा मुंडा ने, भगत सिंह ने, उन सबको तो आप आतंकवादी घोषित कर दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग, बोलिए, है ना। तो देखिए अगर गवर्नमेंट गलत काम करती है, बात नहीं मानती है आम आदमी का, तब आदमी मजबूरन आतंकवादी बनता है, उसको कोई शौक नहीं लगा है, ठीक है। अब बोलिएगा भैया आप इतना सपोर्ट काहे कर रहे हैं चलिए, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं। देखिए ये सब नहीं बोलेंगे यार, चलिए ये सब ज़्यादा चीज़ में, ठीक है। महिलाओं एवं बच्चों की प्रताड़ना, ठीक है, हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखिए महिला और बच्चों को क्या होता है कि कई बार अक्सर पुरुष लोग महिलाओं को पीट देता है, ठीक है, थोड़ा सा बात हुआ तो दो झाप दे दिया, दो डांग पीट दिया। तो इसमें घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, ठीक, जबरदस्ती दहेज मांगना, बाल शोषण, बाल विवाह, यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी, ठीक है, मानसिक एवं शारीरिक हरासमेंट, ये सब आपका इसमें आ जाता है। किसी बच्चे को देखिएगा कि बहुत सारे मैं जानता हूँ, ठीक है, भारत में ये सब होता है। क्या होता है कि आप में से कोई रिलेटिव ही आपका, ठीक है, लड़की लोग को खास तौर पे कोई रिलेटिव ही आपको जो है यौन संबंध बना देता है, और आप फैमिली वालों को भी नहीं बता पाते हैं, ठीक है, ना इसको बता पाते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारे भारत में बहुत सारा ऐसा केस स्टडी है कि आपकी कोई रिलेटिव ही आपको, गर्ल्स लोग को खास तौर पे संबंध बना लेते हैं, ठीक, फिजिकल रिलेशन। अब वो जो लड़की है किसी को खुल के बोल भी नहीं पाती है, ठीक है। तो ऐसा होता है कई बार यौन शोषण, और कुछ कुछ का तो खुद का ही मन होता है भाई, ये भी बात सच है, ठीक है। कुछ लोग खुद से ही अपने मन से करते हैं और कुछ लोग का यौन शोषण होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने वाइफ को पीटते हैं, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तो इससे पीटने से नहीं होगा, आपको घरेलू हिंसा का वायलेंस के तहत, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस के तहत आपको केस चल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग दहेज के लिए डिमांड करते हैं कि नहीं इतना लेंगे जो लेंगे, जैसे मेरा शादी है, ठीक, 6 तारीख को, मैं दहेज का डिमांड नहीं किया, बोले कि जो देना है दीजिए यार, शादी खर्चा दे दीजिए, लोग अपने मन से दे दिया, चलिए शादी खर्चा दे दे रहे हैं, तो हम बोले कि ठीक है, और हम मांगेंगे भी नहीं, ठीक है। तो मांगते तो हमको ज़्यादा मिल जाता, लेकिन हम मांगे नहीं कि जो दीजिएगा शादी खर्चा दे दीजिएगा बस, ठीक है। तो उन लोग शादी खर्चा दे दिया हमको 3 लाख रुपया, बस हम नहीं मांगने गए, ठीक है। मांगते तो हमको 6-7 तक मिल सकता था, पक्का बता रहे हो। तो हमको बता रहे थे कि आप मांगते तो हम आपको और भी देते थे, हम बोले हमको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, मांगना भी नहीं चाहिए। चलिए बस शादी खर्चा और थोड़ा बहुत पार कीजिए और मिलके काम कीजिए, चाहे ज़बरदस्ती लेना, समझ रहे हैं, बाद में उसका जो लड़की का बाप है और भाई उसका बर्डन पड़ जाता है। प्रताड़ना के प्रमुख कारण क्या है? अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव, दहेज प्रथा, ये सभी मुख्य कारण है, ठीक है। पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, गरीबी, पैसा कम रहेगा, ठीक है। अब खाने का लाली पड़े हैं और वहाँ पे 2 गो 3 गो 4 गो बच्चा पैदा कर लिया है, तो ये सब मत करो, ठीक है। ये सब से क्या होगा, यही सब होगा, बढ़ेगा, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा, बच्चों के बाल श्रम बढ़ेगा, ठीक है। तो सही रूल क्या है कि जितना बच्चों को पाल सके उतना ही बच्चों को जन्म दें। अब यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, इसको भी देख लीजिए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR का फुल फॉर्म यहाँ पे है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष अपनाई गई? 1948 में। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने अपनाया, UDHR को किस संगठन ने अपनाया? तो यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा इसको अपनाया गया। नेक्स्ट है, UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जिससे कि आपने एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ा था, अनुच्छेद 14, ठीक है। तो इस तरह से इसके 30 अनुच्छेद हैं, ओके। चलिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, चलिए अल्लाह ताला सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, भगवान, ठीक है, सबको खुश रखे, स्वस्थ रहे, मस्त रखे। नेक्स्ट, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1993 में पारित हुआ। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। राष्ट्रीय मानव अधिकार का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। UDHR का कौन सा अनुच्छेद
क्या है, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता देता है। अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 18 देता है। ठीक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आपको खुल के बोलने का अधिकार है, ये कौन देता है, आर्टिकल 19। ये सब याद करना होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब खोल के बोलना। शिक्षा का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 26 देता है। ठीक है, अनुच्छेद 26 देता है। मानवाधिकारों का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन लॉक को, सर जॉन लॉक को मानवाधिकारों का जनक कहा जाता है, सर जॉन लॉक। उसके बाद भारत में कानून के समक्ष समानता किस मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो कानून के समक्ष अगर समानता चाहिए तो राइट टू इक्विलिटी यानी कि समानता का अधिकार को माना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, ठीक है, छुआछूत को कौन समाप्त करता है, आर्टिकल 17। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 32। टोटल कितने अनुच्छेद हैं यहाँ पे, 30, और यहाँ पे 32 पढ़ रहे हैं भाई हैं। हाँ, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। संविधान संरक्षण किसे कहा जाता है, ये बोलिएगा आर्टिकल 32 ये क्या है, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारत का जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है हमारी, 6 गो है। समानता का अधिकार, ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार, ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और कौन है जी, एगो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये 6 गो है मानव अधिकार, मौलिक अधिकार है हमारा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार। संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। भारत में बच्चे के अधिकार की रक्षा कौन करता है, तो भारत में बच्चों के अधिकार की रक्षा राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग बनाया गया है एक, उसको वही करता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। सबसे मूल अधिकार कौन सा है, तो राइट ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन का अधिकार सबसे मूल अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करने की कौन सी रीट जारी करता है, तो हिब्स कॉर्प्स उसको जारी करता है। ठीक है, मेरा बैटरी भी खत्म हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। ठीक है, ये क्या है, ये मौलिक अधिकार है। और जो 30 को दिखाया गया था वो नेशनल में अनुच्छेद 30 को है, मतलब सॉरी इंटरनेशनल लेवल पे। सभी लोगों से सद्भाव बढ़ाने का कर्तव्य किस मौलिक अधिकार में वर्णित है, तो आर्टिकल 51 में वर्णित है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैं बोल बोल के थक गया हूँ। ठीक है, मतलब देखिए बाइक चलाइएगा ना जब 100-150 किलोमीटर, तो आपका हालत ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। तो आज मैं बाइक चलाया हूँ उतना, तो हालत तो ख़राब होगा ही। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। और जिनको ऐप चाहिए ये आप ख़रीद लीजिएगा, सभी सेमेस्टर का नोट्स वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड है। ये पीडीएफ आपको भी ज्ञान सागर ऐप पे ही मिल जाएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, जो